क्या यूरोप अपने इत्तेहाद को बरकरार रख सकेगा? यूरोप ने तरक्की करना क्यों भुला दी? यूरो की साख्त किस तरह इस इत्तेहाद को अंदर से तोड़ रही है? यूरोपीय क़यादत खामोशी से चीन और दीगर उभरती ताकतों की तरफ झुकाव इख्तियार कर रही है। वाशिंगटन की गैर यकीनी पॉलिसियों ने ट्रांस अटलांटिक इत्तेहाद को कमजोर कर दिया है। यूरोपीय बॉन्ड मार्केट खतरे के इशारे दे रही है और सियासतदान इख्तिदार की कुर्सी पर मौसीकी के खेल की तरह एक दूसरे की जगह ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अकमल सोमरो। आप देख रहे हैं वीलॉग सेंट्रल। यूरोपीय यूनियन इस वक्त एक मुत्तहिद आलमी ताकत से ज्यादा एक सियासी लतीफा दिखाई देती है। फ्रांस में ही एक साल के अंदर 4 वज़राए आज़म बदल चुके हैं। ये कोई इत्तफाक नहीं बल्कि एक इलामत है। ये इंतशार दरअसल कई दहाइयों पर मुहित ज़वाल, तकसीम और मुआशी बद इंतज़ामी का नतीजा है जो अब शिद्दत से उबल कर सामने आ गया है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोप ने तरक्की करना क्यों भुला दी, यूरो की साख्त किस तरह इस इत्तेहाद को अंदर से तोड़ रही है और ये सब आलमी मंडियों, सियासत और आम शहरी के लिए क्या मायने रखता है। फ्रांस अफरा तफरी में मुब्तला है। यूरोपीय बॉन्ड मार्केट खतरे के इशारे दे रही है और सियासतदान इख्तिदार की कुर्सी पर मौसीकी के खेल की तरह एक दूसरे की जगह ले रहे हैं। मगर ये सब अचानक नहीं हुआ। ये उस ज़वाल की आखिरी किस्त है जो 2008 के आलमी मालियाती बहरान के बाद शुरू हुई थी। इस वक्त दुनिया के सामने 2 रास्ते थे, या तो तरक्की को सहारा दिया जाए या फिर कफ़ायत शुआरी के नाम पर कमर कस ली जाए। अमेरिका और चीन ने सरमायाकारी, तामीर नौ और नमू का रास्ता अपनाया, मगर यूरोप, खास तौर पर जर्मनी के शोरेज नल यानी सयाह सिफर वाले तस्वुर की गिरफ्त में कफ़ायत शुआरी के जाल में फंस गया। 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद वो फैसला यूरोप की मुआशी खुदकुशी की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। सन 2000 में दुनिया की मजमूई पैदावार में यूरोप का हिस्सा 20% था, जो 2023 तक घट कर सिर्फ 14% रह गया। जब दीगर ताकतें नई सनतें खड़ी कर रही थीं, यूरोप बजट के हिसाब किताब में उलझा रहा और तरक्की के मौके ज़ाये करता रहा। यूरोपीय मरकज़ी बैंक के साबिक सदर मारियो द्रागी ने खबरदार किया था, यूरोप एक बूढ़ा देव बन चुका है जो सुस्त और तकलीफ दे ज़वाल में फंस गया है। इस ज़वाल की जड़ में एक तल्ख हकीकत छुपी है। यूरोप ने तरक्की करना भुला दिया है। पैदावारी सलाहियत रुक चुकी है। इख्तिरा यानी इनोवेशन का पहिया जमूद का शिकार है और बढ़ती हुई उम्र के साथ नौजवान अफरादी कुव्वत की कमी मुआशी बोझ बढ़ा रही है। यूरोप अब भी गाड़ियों और भारी सनत जैसे पुराने शोबों में मुकाबला कर रहा है, लेकिन इंटरनेट से लेकर मसनूई ज़हानत तक हर नई इख्तराई लहर इसे पीछे छोड़ गई। इदादो शुमार खुद गवाह हैं। यूरोप की 5 बड़ी कंपनियों की औसत उम्र तकरीबन 100 साल है, जबकि अमेरिका में ये औसत 40 साल से भी कम है। गुज़िश्ता 50 बरसों में यूरोप से एक भी नई कंपनी ऐसी नहीं उभरी जिसकी मालियत 100 अरब यूरो से ज़्यादा हो। 2008 के बाद से यूरोप की 1/3 बासलाहियत स्टार्टअप कंपनियां, जिन्हें यूनिकॉर्न्स कहा जाता है, तरक्की के बेहतर मौके की तलाश में इस बर्रे आज़म को छोड़ चुकी हैं। यूरोपीय कारोबार तहकीक और तरक्की पर अपनी मजमूई पैदावार का सिर्फ 1.2% खर्च करते हैं, जो अमेरिका की निस्फ शरह है। इस पर अगर भारी ज़वाबित और तवानाई के बढ़ते अखराजात शामिल कर दिए जाएं तो हैरत नहीं कि सरमाया और सलाहियत दोनों बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में यूरोप से निकल रहे हैं। फिर 2022 में रूसी गैस की फरहमी रुक गई और जर्मनी, जो यूरोप का सनती इंजन समझा जाता है,
जर्मनी ने अपने आखिरी एटमी पावर प्लांट्स भी बंद करने का फैसला कर लिया। नतीजा, तवानाई के नर्ख आसमान को छूने लगे, भारी सनतें मफलूज हो गईं और आलमी मंडी में यूरोप की मुसाबकत लम्हों में ढेर हो गई। इससे बदतर पॉलिसी फैसला शायद ही कोई होता। इधर लाखों तरबियत याफ्ता यूरोपी शहरी बेहतर रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क जा रहे हैं, जबकि इनकी जगह निस्बतन कम हुनरमंद मुहाजिरीन ले रहे हैं, जो अक्सर रियासती इमदाद पर इन्हिसार करते हैं। इससे फलाही निज़ामों पर दबाव बढ़ रहा है, वही निज़ाम जो इन्हीं टैक्स दहिंदगान ने बनाया था, जो अब जा रहे हैं। आज तकरीबन 10 करोड़ यूरोपी गुर्बत के खतरे से दो चार हैं। मुआशी ज़वाल ने अब सियासी झटकों की सूरत इख्तियार कर ली है। पूरे बरे आज़म में अवामी गुस्सा बढ़ रहा है और इसी गुस्से की लहर पर सवार पॉपुलिस्ट जमातें तेज़ी से उभर रही हैं। 1990 की दहाई में जिनकी हिमायत 10% से भी कम थी, आज इनका वोट बैंक बढ़कर तकरीबन 30% तक जा पहुंचा है। जर्मनी की इंतहा पसंद जमात ऑल्टरनेटिव फेयर डचलैंड इस अवामी नाराज़गी को अपने हक में इस्तेमाल कर रही है, ख़ास तौर पर उस पॉलिसी के बाद जिसे ग्रीन मैंडेट कहा जाता है। मसलन बर्लिन का हीटिंग लॉ, जिसके तहत घरों को मजबूर किया गया कि वो लाखों यूरो खर्च करके हरारत के नए निज़ाम यानी हीट पंप्स नस्ब करें। उधर बड़े सरमायाकार इदारे जैसे ब्लैक रॉक माहौल दोस्त एजेंडे से आहिस्ता आहिस्ता खुद को अलग कर रहे हैं, मगर ब्रसल्स और बर्लिन इस पॉलिसी पर 2 गुना जोर दे रहे हैं। नतीजतन अशराफिया और आवाम के दरमियान फासला खतरनाक हद तक बढ़ गया है। लेकिन ये बगावत सिर्फ पॉलिसियों के खिलाफ नहीं, ये एतमाद के टूटने की कहानी है। यूरोपीय पार्लियामेंट के तकरीबन 1/4 अरकान मुख्तलिफ स्कैंडल्स में मुलविस पाए गए हैं, जिनमें रिश्वत सितानी, जिनसी हिरासानी और बड़े मालियाती स्कैंडल्स जैसे कतर गेट, हुवावे गेट शामिल हैं। मजीद ये कि एहतसाब का अमल भी जानिबदार दिखाई देता है। मुखालिफ सियासतदानों पर हाथ सख्त मगर इक़्तिदार के करीब लोगों पर नरम है। यही नहीं, यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला पर भी खुफिया तर्ज हुक्मरानी के इल्ज़ामात लगे हैं। सबसे बड़ा तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब सहाफ़ियों ने यूरोपीय यूनियन के फाइज़र वैक्सीन के अरबों यूरो के मुआहदे की तफसीलात मांगी, मगर जवाब मिला कि ये मालूमात ज़ाहिर नहीं की जा सकती क्योंकि बातचीत टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए हुई थी। बहुत से यूरोपीय शहरियों के नज़दीक ये तर्ज हुक्मरानी नहीं बल्कि एक बंद दरवाज़ों के पीछे बैठा हुआ खुद साख्ता ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है, जो अपने दिफा में खंदक खोद चुका है। और जैसे जैसे यूरोप का अंदरूनी इंतशार गहरा होता गया, इसका सबसे अहम बैरूनी सहारा भी हिलने लगा। 14 फरवरी 2025 वैलेंटाइन डे के दिन अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने यूरोपीय रहनुमाओं को एक चौंका देने वाला पैगाम दिया। अब अमेरिका के लिए ट्रांस अटलांटिक इत्तेहाद कोई यकीनी चीज नहीं रहा। अमेरिका कहता है हमारा असल मरकज तवज्जो यूरोप का दिफा नहीं बल्कि अपने घरेलू सकाफती तनाज़ात हैं। जेडी वेंस ने जर्मन चांसलर से मुलाकात से इनकार कर दिया और इसके बजाय जर्मनी की दाएं बाजू की जमात AfD के रहनुमा से मुलाकात की। ये अमल यूरोपीय दारुल हुकूमतों में सियासी जलजले से कम ना था। दूसरी जानिब सिफारती दस्तावेजात के अफशां होने पर सूरत हाल मजीद बिगड़ गई जब अमरीकी हुक्काम के ये अल्फाज मंजर आम पर आए कि यूरोप मुफ्त खोर और बेकार इत्तेहादी बन चुका है। वाशिंगटन की नज़र में अब यूरोप कोई बराबर का शराकतदार नहीं रहा बल्कि एक बोझ बन चुका है। यूरोप के इस बहरान में सबसे गहरी दरार खुद उस करेंसी में है जो इत्तेहाद की इलामत समझी जाती थी, यानी यूरो। जर्मनी जो दहाइयों तक माली नज़्म ज़ब्त की मिसाल माना जाता रहा, अब खुद अपने उसूल तोड़ चुका है। अमेरिका की खारजा पॉलिसी के बदलने के बाद बर्लिन ने अपने सख्त मालियाती कवानीन को मुअत्तल कर दिया और 1 ट्रिलियन यूरो के दिफाई और इक्तसादी पैकेज का ऐलान किया। वही जर्मनी जो बरसों तक दूसरे ममालिक पर कफ़ायत शुआरी मुसल्लत करता रहा। ये एक हैरान कुन मोड़ था, जैसे जर्मनी खुद तस्लीम कर रहा हो कि पुराना मालियाती निज़ाम
اب ناکام ہو چکا ہے۔ جیسا کہ معاشی مورخ رسل نیپیر نے کہا تھا، یہ لمحہ یورپ کی مالیاتی قدامت پسندی کی موت ہے اور شاید ایک نئے غیر یقینی دور کا آغاز بھی ہے۔ آج یورو زون بنیادی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یورپی مرکزی بینک حقیقی معنوں میں مرکزی بینک کا کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ مسئلے کی جڑ بڑی سادہ مگر تباہ کن ہے۔ ایک ہی شرح سود ان معیشتوں پر کیسے لاگو کی جا سکتی ہے جو ساختی طور پر اتنی مختلف ہیں، جیسے فرانس اور جرمنی؟ فرانس کا مجموعی قرض، چاہے وہ حکومتی ہو، نجی یا گھریلو، اب اس کی معیشت کے 350% سے تجاوز کر چکا ہے، جبکہ جرمنی کا قرض تقریباً 200% کے قریب ہے۔ فرانس کو بچانے کے لیے یورپی مرکزی بینک کو برسوں تک مسلسل 6 سے 7% سالانہ افراط زر پیدا کرنا ہوگا تاکہ قرض کی حقیقی مالیت گھٹ سکے، لیکن ایسا کرنا سیاسی طور پر ناممکن ہے۔ آخر جرمن ٹیکس دہندگان کیوں فرانس کی مالی بد انتظامی کا بوجھ اٹھائیں؟ یہی ہے یورو زون کی بنیادی خامی۔ چونکہ یورپی سینٹرل بینک اس تضاد کو حل نہیں کر سکتا، مالیاتی طاقت اب بتدریج قومی دارالحکومتوں کی طرف واپس جا رہی ہے۔ یورپ کے 20 ممالک اب اپنی اپنی پالیسی کے تحت کرنسی تخلیق کر رہے ہیں، یعنی خاموشی سے وہ عمل شروع ہو چکا ہے جو یورو کے خاتمے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یورپ اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں مالیاتی نظام، سیاسی ڈھانچہ اور سماجی اعتماد تینوں بیک وقت زوال کا شکار ہیں۔ معاشی بحران نے اب سیاسی زلزلے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ برِ صغیر میں جسے ہم ریاستی جبر یا فائنانشل ریپریشن کہا کرتے تھے، وہی عمل اب یورپ میں دوبارہ جنم لے رہا ہے۔ ماہر معاشیات رسل نیپیر کے مطابق یہ وہ دور ہے جب ریاستیں مالیاتی نظام پر براہ راست کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں، یعنی قرض کہاں دیا جائے، کس شعبے کو سرمایہ ملے اور کون نقصان برداشت کرے، یہ سب فیصلے حکومت طے کرتی ہے، جبکہ عام شہری خاموشی سے قیمت چکاتے ہیں۔ یہ محض مفروضہ نہیں بلکہ حقیقت بنتا ہوا منظر ہے۔ اسپین اور اٹلی جیسے ممالک میں اب تقریباً تمام نئے کاروباری قرضے ریاستی ضمانت کے تحت دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پینشن فنڈز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اثاثے مقامی حکومتی بانڈز میں لگائیں تاکہ ریاست اپنی مالی ضروریات پوری کر سکے۔ آنے والے وقت میں برلن اپنی شرح منافع طے کرے گا، پیرس اپنی اور یورپی مالیاتی اتحاد اپنی بنیادوں میں دراڑیں محسوس کرے گا۔ فرانس اب یورپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ چند ماہ پہلے فرانس کے وزیر اعظم صرف 14 گھنٹے میں مستعفی ہو گئے، جو مکمل سیاسی مفلوجی کی علامت ہے۔ فرانس کا بجٹ خسارہ 6% سے تجاوز کر چکا ہے، جو یورپی یونین کے طے شدہ حد سے دگنا ہے۔ قرض پر سود کی شرحیں کئی گنا بڑھ چکی ہیں، مگر یورپی سینٹرل بینک کی سربراہ کرسٹین لاگارڈ آج بھی قواعد کی پابندی کی تلقین کر رہی ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یورپی سینٹرل بینک فرانس کو ڈوبنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر فرانس گرا تو یورو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یورپی یونین کے پاس بظاہر ایک حل ہے، مگر وہ اصلاح نہیں بلکہ کنٹرول پر مبنی منصوبہ ہے۔ برسلز کا مقصد نظام کو بہتر بنانا نہیں بلکہ اسے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ اس حکمت عملی کے 2 بڑے حصے ہیں: سیونگز اینڈ انویسٹمنٹ یونین اور ڈیجیٹل یورو۔ سیونگز اینڈ انویسٹمنٹ یونین کا مقصد بظاہر یورپی شہروں کو اپنی بچتیں سرمایہ کاری میں لگانے کی ترغیب دینا ہے، مگر دراصل یہ یورپ کے 10 ٹریلین یورو کے گھریلو سرمایہ کو حکومتی ایجنڈے سے منسلک منصوبوں کی طرف موڑنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے تحت شہریوں کی پینشنز خودکار نظام کے ذریعے ان فنڈز میں منتقل کر دی جائیں گی جنہیں بلیک راک جیسے مالیاتی ادارے چلائیں گے، اور یہ ادارے انہی پالیسی ترجیحات پر عمل کریں گے جو برسلز طے کرے گا۔ جب شہریوں کو ترغیب سے قابو نہ کیا جا سکے تو دوسرا ہتھیار آتا ہے: ڈیجیٹل یورو۔ سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کا مقصد تکنیکی ترقی نہیں بلکہ کنٹرول کا استحکام ہے۔ یورپی سینٹرل بینک کو خدشہ ہے کہ ڈالر سے منسلک سٹیبل
कॉइन्स यूरो की बालादस्ती को कमजोर कर सकते हैं। इसीलिए वो अपनी डिजिटल करेंसी अवामी ब्लॉकचेन्स जैसे इथीरियम पर मुतारिफ कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये निज़ाम आज़ाद नहीं होगा, बल्कि जैसा कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के सरबराह ऑगस्टिन कॉर्स्टिन्स ने वाज़े कहा कि डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर मुकम्मल इख्तियार मरकज़ी बैंकों को यानी सेंट्रल बैंकों को हासिल होगा। इसका मतलब है कि हुकूमत शहरियों के अकाउंट्स में मौजूद रकम की हद मुकर्रर कर सकती है, मनफी शरह सूद लागू कर सकती है या किसी भी मखसूस सरमायाकारी पर मजबूर कर सकती है, मसलन ग्रीन बॉन्ड्स या दिफाई मंसूबे। यूं यूरोप का मालियाती निज़ाम तेज़ी से एक ऐसे मरकजियत पसंद ढांचे में ढल रहा है जो प्रोग्रेस के लिबादे में कंट्रोल को मजबूत करता चला जा रहा है। तारीख बताती है कि ऐसे निज़ाम हमेशा एक बड़े बहरान और फिर मुकम्मल रीसेट पर ख़त्म होते हैं। इस सारे मंजरनामे का खुलासा ये है कि यूरो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक बज़ाहिर माली नज़्म ज़ब्त का तासुर दे रहा है, मगर वो जानता है कि फ्रांस को बचाए बगैर यूरो नहीं बच सकता। जैसे जैसे कौमी हुकूमतें कर्ज की तख्लीक पर खुद इख्तियार हासिल कर रही हैं, वैसे वैसे यूरोपीय माली इत्तेहाद बिखरता जा रहा है। बिलाखिर सरमाए के बहाव पर पाबंदियां लगेंगी और ताकतवर रियासतें, ख़ास तौर पर जर्मनी, कमज़ोर मईशतों को माली लिहाज से महदूद करने पर मजबूर होंगी। यूरो का नाम शायद बाकी रहे, मगर इसकी रूह ख़त्म हो जाएगी। ये बहरान दौलत को सिर्फ ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि आज सरेनो तकसीम भी करेगा। आने वाले दौर में कामयाब वही कंपनियां होंगी जो रियासती पॉलिसियों के साथ हमआहंग हों, मसलन तवानाई, दिफा और बुनियादी ढांचे के शोबे, जबकि नुकसान उन सरमायाकारों को होगा जो आज़ाद मंडी पर यकीन रखते हैं, जैसे निजी इक्विटी, बैंकिंग या रिवायती इंडेक्स फंड्स। सरमाया अब कारकर्दगी या मुनाफे पर नहीं बल्कि सियासी तरजीहात पर बहेगा। दूसरी तरफ सोना और बिटकॉइन जैसे गैर मरकजियत पसंद असासे मुमकिना तौर पर महफूज पनाहगाहें बनेंगे, मगर सिर्फ तब जब लोग इन्हें खुद अपनी तहवील में रखें, क्योंकि अगर इन पर भी दारा जाती कंट्रोल आ गया तो ये आज़ादी का नहीं बल्कि एक नए जबर का आगाज़ होगा। आखिर में एक बड़ा सवाल बाकी रह जाता है, क्या यूरोप अपने इत्तेहाद को बरकरार रख सकेगा? मगरबी दुनिया की यकजहती अब माजी की बात लगती है। अवाम सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी, हकीकत पसंदाना तवानाई मंसूबे और नज़रियाती जंगों के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। यूरोपीय क़यादत खामोशी से चीन और दीगर उभरती ताकतों की तरफ झुकाव इख्तियार कर रही है। वाशिंगटन की गैर यकीनी पॉलिसियों ने ट्रांस अटलांटिक इत्तेहाद को कमज़ोर कर दिया है। अगर अमेरिका अब यूरोप को एक साथ नहीं रख रहा तो शायद कोई भी नहीं रख पाएगा। मुझे डॉक्टर मोहम्मद अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।